हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे संपूर्ण हिंदी साहित्य को। यह आदिकाल का लेक्चर नंबर 8 है और आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यापति के बारे में। इनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं और पदों की व्याख्या, इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि विद्यापति कौन थे। विद्यापति एक श्रृंगारी कवि हैं। ये मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव और जयदेव के नामों से जाना जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता है। इनकी मैथिली भाषा में रचित पदावली, जयदेव का गीत गोविंद और सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं। तो इन्होंने जो मैथिली भाषा में लिखा है पदावली, या फिर जयदेव की है गीत गोविंद और सूरदास का सूरसागर, ये सब एक ही कोटि की रचनाएं हैं जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार ही है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि श्रृंगारी कवि है, तो इसमें भक्ति की उन्होंने भगवान की, और इसका आधार क्या है? श्रृंगार। पदावली के कारण ही ये मैथिल कोकिल कहलाए थे। इनके अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, जिसमें इनके नायक हैं राधा कृष्ण। ठीक है, राधा जी और कृष्ण जी इनके नायक नायिका हैं। विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारी कवि, ये एक विवादास्पद प्रश्न है, क्योंकि कुछ अधिकांश जो विद्वान हैं उन्हें श्रृंगारी कवि मानते हैं और कुछ इन्हें भक्त कवि मानते हैं। विद्यापति ने नायक नायिका के वैसंधि, नक्षिक सौंदर्य, प्रेम, यौवन, अभिसार, मिलन, विरह, रतिक्रिया आदि का मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, तो नायक नायिका कौन है इनके? राधा कृष्ण हैं, और उन्होंने हर तरीके के उनके मिलन का, यौवन का, प्रेम का, रतिक्रिया का, सबका मार्मिक चित्रण अपनी इस ग्रंथ में किया है। विद्यापति की पदावली में शिव भक्ति, दुर्गा स्तुति तथा अन्य देवी देवताओं के विनय से संबंधित पद मिलते हैं, परंतु उसमें श्रृंगार रस की ही प्रधानता अधिक है। कुछ आलोचक उन्हें भक्त कवि सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, परंतु विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि ही सिद्ध होते हैं। नारी के अंग विशेषों का वर्णन उन्होंने अपने इष्ट देव शिव से भी अधिक बढ़ चढ़ कर किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जो एक आलोचक हैं, उन्होंने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर ही जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी बताया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी जैसे जो भी ये कथाकार होते हैं, इतिहासकार को होते हैं, या फिर ये जो कवि होते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। आलोचना का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ बुराई करनी है, जो भी उनमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं वो बताते हैं। तो उन्होंने विद्यापति जी के बारे में कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत ही सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर ही जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों की आध्यात्मिक संकेत बताया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति के बारे में कहा है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो अगर देखा जाए तो विद्यापति की रचनाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले एक तो उनकी संस्कृत की रचनाएं हैं, जिसमें शैव, सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त, तरंगिनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, गया पत्तलक, वर्णकृत्य और लेखावली है। तो संस्कृत की रचनाएं ये हैं इनकी। फिर है इनकी अवध में रचित रचनाएं, जैसे कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। कीर्तिलता में उन्होंने महाराज वीर सिंह और कीर्ति सिंह के युद्ध और सौंदर्य का वर्णन किया है। किसमें? कीर्तिलता में। किसका? वीर सिंह का और कीर्ति सिंह का। जबकि कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह और कुछ मुस्लिम आक्रमणकारियों के युद्ध का वर्णन ओजस्वी शैली में किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है विद्यापति जी के बारे में और अवध की रचनाओं के बारे में, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। फिर है लोक भाषा में रचित उनकी रचनाएं कौन सी हैं। पदावली रचनाओं की संख्या से दृष्टि से तो विद्यापति संस्कृत और अवध के साहित्यकार कहे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने संस्कृत और अवध में काफ़ी साहित्य लिखा है, परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्हें उनकी रचना पदावली के आधार पर ही स्थान दिया जाता है। प्रेम के क्षेत्र में भी विद्यापति पूर्णतः स्वच्छंद कवि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उनका प्रेम कुल की प्रतिष्ठा, परिजनों का भय, समाज के बंधन और धर्म के नियमों को ठुकराता हुआ निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। स्वच्छंद प्रेम होता है ना, बिल्कुल स्वतंत्र प्रेम है, तो वो ऐसे नियमों कानूनों कायदों को नहीं मानता है और निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। स्वच्छंद प्रेम की उत्पत्ति प्राय प्रथम दर्शन में ही हो जाती है। विद्यापति के नायक नायिका भी प्रथम दृष्टिपात में ही प्रणय वेदना से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। दूसरी ओर नायिका भी सांवरे सुंदर जो नायक है उसको देखकर ही अनुरक्त हो जाती है, उसके प्यार में डूब जाती है।
स्वच्छंद के लिए अपेक्षित एक तत्व साहस का भी अस्तित्व विद्यापति की प्रेरण भावना में दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता अगर होती है तो उसके लिए साहस भी होना चाहिए ना। तो स्वच्छंदता के लिए जो एक आवश्यक तत्व है साहस, वो भी विद्यापति की प्रेरणा भावना में दृष्टिगोचर होता है। अगर बात करते हैं आगे कि नायिका की परिस्थिति और अवस्था कैसी है, तो वस्तुतः विद्यापति की नायिका प्रत्येक परिस्थिति और अवस्था में अपने प्रेम पर दृढ़ रहकर अपने अपूर्व साहस का परिचय देती दिखाई देती हैं। विद्यापति के श्रृंगारी पदों में इस स्वच्छंद प्रणय के अतिरिक्त दाम्पत्य का भी चित्रण गुण रूप से हुआ है। ठीक है, तो पहले तो वैसे वो नायक और नायिका के लिए स्वच्छंद प्रणय के बारे में ही अपनी कविताओं में लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं दाम्पत्य का चित्रण भी उसमें हुआ है, जिसमें पति पत्नी के बारे में बताया गया है। इसमें प्रथम समागम से लेकर पति के विदेश गमन तक के प्रसंगों का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शब्दों में हुआ है कि पहली बार जब उनका मिलन हुआ पति और पत्नी का, वहाँ से लेकर अगर पति किसी काम से विदेश गया है तो सारा चित्रण उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। इसमें नायिका प्रेमिका ना होकर उनकी पत्नी होती है, क्योंकि दाम्पत्य मतलब पति पत्नी के संबंधों को उन्होंने बताया है। अब हम पढ़ लेते हैं कि विद्यापति की काव्यगत विशेषता क्या है। तो कवि अपने काव्य में काव्य की जिन शिल्पगत विशेषताओं को प्रयोग करता है उन्हें ही काव्यगत विशेषता कहा जाता है। तो ये विशेषता दो प्रकार की होती हैं, एक तो भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत काव्य में वर्णन, वस्तु, अनुभूति, गहनता, मार्मिकता और रसों का संयोजन आता है। काव्य में हमेशा भाव पक्ष बहुत प्रधान होता है। किसी भी काव्य को मुख्य रूप से भाव पक्ष की कसौटी पर ही परखा जाता है। विद्यापति के काव्य का भाव पक्ष अत्यंत ही प्रभावशाली और गौरवपूर्ण है। अगर भाव पक्ष जितना अधिक कसौटी पर खरा उतरता है, उतना ही जो काव्य है वो प्रभावपूर्ण और गौरवशाली बन पाता है। अगर बात करते हैं विद्यापति की भाषा की, तो विद्यापति संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश और मैथिली भाषाओं में कुशल थे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। पदावली में उन्होंने मैथिली के लोकगत व्यवहार का प्रयोग किया है। उन्होंने तत्कालीन जनभाषा को अपनी पदावली का मुख्य भाषा बनाया है। तो जो उस समय जनभाषा थी ना, उस समय की तत्कालीन, तो अपनी पदावली में उन्होंने उसी जनभाषा को मुख्य भाषा बनाया है। विद्यापति ने शब्द शक्ति के व्यंजना का भी सहारा लिया है। तो शब्द शक्ति व्यंजना क्या होती है, जब हम व्याकरण वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं हम अलंकारों की कि उन्होंने कौन कौन से अलंकार यूज़ किए हैं। विद्यापति की अलंकार योजना उनके काव्य के भाव पक्ष को उजागर करने के लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई है। वह काव्य में केवल चमत्कार ही उत्पन्न नहीं करती, बल्कि भाव प्रवणता को भी बल देती है। विद्यापति ने पदावली में नक्षिक वर्णन, विरह वर्णन, ऋतु वर्णन आदि में अतिशयोक्ति, अपहर्ति, अनोक्ति और सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षय अलंकार विद्यापति को विशेष रूप से प्रिय रहे हैं। तो ये सारे अलंकार डिटेल में हम अलंकार वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम पूरी व्याकरण पढ़ेंगे। तो अब विद्यापति जी के बारे में तो हमने इतना कुछ पढ़ लिया है। इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर लगभग आता ही है हर बार पेपरों में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि प्रारंभिक गद्य किस प्रकार का था। आदिकाल की गद्य रचना में राउलवेल, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण और वर्ण रत्नाकर ही उपलब्ध हैं। तो आदिकाल की जो गद्य रचनाएं थी उसमें सिर्फ 3 ही ग्रंथ उपलब्ध हैं, एक राउलवेल, एक उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। राउलवेल के रचयिता रोड़ा हैं। ठीक है, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा और वर्ण रत्नाकर के लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। राउलवेल एक शिलांकित कृति है जिसका पाठ बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उपलब्ध करके प्रकाशित करवाया गया है। यह 10वीं शताब्दी की रचना है। तो अगर पूछा जाता है कि राउलवेल कब की रचना है, तो ये 10वीं शताब्दी की है। और इसका ये कहाँ पर है, तो ये बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उपलब्ध है। राउलवेल में हिंदी में नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। तो राउलवेल से ही हिंदी में नक्षिक वर्णन होता है। नायिका का नख से शिख तक वर्णन, यानी कि नाखून से सिर तक वर्णन किया जाता है। तो राउलवेल से ही हिंदी में नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रमुख है। तो जितनी भी बोलियां हैं हमने पहले पढ़ ली हैं पिछली वीडियोज़ में। अब बात करते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। इसमें बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला गया है।
उस युग के काव्य रूपों को भी इसमें उस युग के काव्य रूपों की भी इसमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। उस दौर में हिंदी व्याकरण पर ध्यान दिया जाने लगा था, यह तथ्य इस पुस्तक से सिद्ध होता है। ठीक है, तो उस दौर में, जिस दौर में ये लिखी गई थी, तो हिंदी व्याकरण पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाने लगा था। अगर हमें ये पता करना है तो हमें इस पुस्तक से ये सिद्ध होता है कि वहाँ पर व्याकरण पर पूरा ध्यान दिया गया है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य है। तो वर्ण रत्नाकर कौन सी हिंदी में? मैथिली हिंदी में, जिसका संपादन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र ने किया है, संपादन किया है इसका। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी की मान्यता है कि इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई होगी। ये 8 अध्यायों में विभाजित है। ठीक है, 8 अध्याय हैं इसके टोटल। अब बात करते हैं लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य होता है कि किसी मतलब जो एक पर्टिकुलर जगह होती है, जैसे लोक ग्रंथ होते हैं, लोक नृत्य होता है, इसी तरह लोक साहित्य है कि जिस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है तो वहाँ का साहित्य कैसा था। तो आदिकाल में लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति भी मिलती है और आदिकाल लौकिक साहित्य का परिचय इस तरह से मिल सकता है। जैसे पहली इसकी रचना है ढोला मारूरा दोहा। इस ग्रंथ के रचनाकार हैं कुशल राय। इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यह 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। इसकी भाषा पुरानी राजस्थानी है। ये ग्रंथ मूलतः दोहों में लिखा गया है। इसकी हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इसका नायक है ढोला और नायिका है मारू। यह कछवाड़ा वंश के राजकुमार ढोला और एक युगल देश की राजकुमारी मारवणी, जिसे मारू उसका निकनेम था, उनके बाल विवाह और उसके बाद उनका विरह हो जाना और फिर विवाहोत्तर प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम कथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसमें नारी हृदय की अत्यंत ही मार्मिक अभिव्यंजना मिलती है कि नारी हृदय में जो मार्मिकता दिखाई गई ना, ये इसमें इसकी पर्याप्त अभिव्यंजना ढोला मारूरा दोहा में दिखती है। अगला है जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जय चंद्रिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जयचंद्र प्रकाश नामक कृति के रचनाकार हैं भटकेदार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक महाकाव्य है जिसमें महाराजा जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किया गया है। तो जैसे हमें पता है कि जयचंद है और जो पृथ्वीराज रासो हैं वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। तो जयचंद प्रकाश में महाराजा जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन मिलता है। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने की है 1186 में। ये दोनों ही ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये इनकी रचना तो की गई है लेकिन उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनका उल्लेख राठौड़ा रीख्यात में मिलता है, तभी हमें पता चला कि ये दोनों ग्रंथ थे। हालांकि इनकी कृतियाँ, ये जो ग्रंथ हैं, अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। इन कृतियों में पृथ्वीराज के शत्रु जयचंद की महिमा का पर्याप्त वर्णन किया गया है। अगला है वसंत विलास। इस कृति के रचनाकार के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह रचना 1952 की है और इसमें हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में ये प्रकाशित हुई है। ठीक है, यह रचना कब की है? 1952 में। 1952 में ये हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई है। केशवलाल हर्षदराय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे, क्योंकि अगर ये किसी चीज़ में प्रकाशित हुई है ना, तो ये किस में हुई है? हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में। ठीक है, और इसमें प्रथम संपादक कौन थे? वो थे केशवलाल हर्षदराय ध्रुव। उन्होंने सन 1451 की हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। इसमें टोटल 84 दोहों में प्रकृति और नारी पर वसंत ऋतु के मादक प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है कि प्रकृति पर और नारी पर वसंत ऋतु का क्या एक मादक प्रभाव पड़ता है, उसका चित्रण इसमें किया गया है वसंत विलास में। ठीक है, और कितने दोहे हैं इसमें? 84 हैं। तो ये कृतियाँ हो गई आदिकाल की। अब हम सारी एक बार चार्ट के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेन होता है कि डिटेल में पढ़ने के बाद ना जो चार्ट्स हैं ना, इन्हें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इनमें से ही मेन क्वेश्चन आते हैं। तो आदिकाल की साहित्यिक रचना और उनके रचनाकार के बारे में पढ़ते हैं। बीसल देव रासो 12वीं शताब्दी का है और इसके रचयिता है नरपति नाले। ये रासो काव्य है। पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी, चंदबरदाई। हमीर रासो 12वीं शताब्दी, शारंगधर। विजयपाल रासो 11वीं शताब्दी, नल सिंह। खुमान रासो 9वीं शताब्दी, दलपति विजय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद होने चाहिए। उसके बाद है परमाल रासो 13वीं शताब्दी, जगनिक। भरतेश्वर बाहुबली, शालिव्रत सूरी। बुद्धिराज, शालिव्रत सूरी। ज्योतिभद्र रास, जिनीधर्म सूरी। जीवदया रास, आगसगु।
चंद्रबाला रास ये भी आजगू ने लिखा है। रेवतगिरी रास विजय सेन सूरी ने लिखा है। नेमिनाथ रास सुमति गुणी ने लिखा है। कछुली रास के जो रचयिता हैं वो है प्रज्ञा तिलक। जिनी पदम सूरी रास सार मूर्ति के द्वारा लिखित है। गौतम स्वामी रास उदयवंत। पंच पांडव चरित रास शालिव्रत सूरी। विद्यापति पदावली 14वीं शताब्दी विद्यापति के द्वारा रचित है। खुसरो की पहेलियाँ 14वीं शताब्दी अमीर खुसरो द्वारा रचित है। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी कुशल राय के द्वारा रचित है। जयचंद प्रकाश 12वीं शताब्दी भटकेदार। जयमयंक चंद्रिका 12वीं शताब्दी मधुकर कवि। राहुल वेल 10वीं शताब्दी रोड़ा। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी ज्योतिश्वर ठाकुर। अब हम पढ़ लेते हैं आदिकाल अपभ्रंश रचना और उनके रचनाकार। तो अपभ्रंश की रचना इसमें पढ़ लेते हैं। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं जोइंदु। योग सागर जोइंदु। परमचर्यु स्वयंभू। ऋतमणि चर्यु स्वयंभू। नागकुमार चर्यु स्वयंभू। महापुराण पुष्पदंत। भविष्यत कहा धनपाल। पाहुड़ दोहा राम सिंह। उपदेश रसायन रास जिंदस सूरी। संदेश रासक अब्दुल रहमान। प्राकृतिक पेंगलम विद्याधर गंधर। शब्दानुशासन हेमचंद और कुमारपाल प्रतिबोध सोमव्रत सूरी द्वारा रचित है। तो हमने सारी ये आदिकाल का जो जितना पोर्शन था हमारी बुक में वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।